जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो फिजिक्स में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में। और यहाँ पर तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो, गेट हो, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, डिस्प्लेसमेंट करंट से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं तो एक टाइम था, जो टाइम था 1820, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉन्स ऑरेस्टेड। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अगर एक कंडक्टिंग वायर है अपने पास, और सपोज कर लेते हैं कि कंडक्टिंग वायर में एक करंट फ्लो हो रहा है आई, और यहाँ मैं सिर्फ किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंडक्टिंग वायर बना रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि बैटरी या कुछ और इन्होंने दिखाया नहीं तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है। अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा भी सकते हो, और दिखाना चाहें तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक ऐसे इस तरीके से सर्किट है, ये सर्किट है, और सर्किट का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल वायर है कुछ इस तरीके से जो यहाँ आके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। जब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा। तो हॉन्स ऑरेस्टेड ने ये बताया कि किसी कंडक्टिंग वायर में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल तौर पर ये देखा कि ऐसे इसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में इस कंडक्टिंग वायर या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यानी कि उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर क्या हुआ कि एक सर थे जिनका नाम फैराडे था। फैराडे ने क्या देखा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल तौर पर ये देखा फैराडे ने कि अगर हम किसी एक कॉइल को लेते हैं, ऐसे मान लो ये कॉइल है अपने पास, ये कॉइल है, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न हैं इस कॉइल पर में, और इस कॉइल के पास एक मैग्नेट हम लेकर आते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं हम, ये मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं इसकी ओर। तो इस मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ऐसे इसमें से निकलेंगी और इस कॉइल से एसोसिएट होंगी, इस कॉइल में एंट्री कर जाएंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मैग्नेट को कॉइल्स की ओर लेकर आ रहे हैं और कॉइल्स से दूर लेकर जा रहे हैं, यानी कि मैग्नेट को इस कॉइल से के पास मूव करा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। करंट और ईएमएफ क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड हो जाता है। कौन देखा ये फैराडे सर ने देखा। किसने देखा इसको? फैराडे सर ने देखा कि यहाँ पर मैग्नेट के मूव कराने से इसमें क्या आ जाता है? एक ईएमएफ आ जाता है, जिसकी वजह से एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। इट मीन्स दैट फैराडे सर के अकॉर्डिंग क्या पता चल पाया कि जब कभी भी हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर हम लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ज़्यादा लिंक्ड होंगे, दूर लेकर जाएंगे तो कम लिंक्ड होंगे। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन्स दैट एक चीज़ यहाँ से पता चल पाया कि हम बी का नेचर भी बताते चलो। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से को हमने चेंज किया तो हमने क्या देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हॉर्न्स ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट का जस्ट अपोजिट देखा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखा गया कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और इसी चीज़ को क्या किया गया, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में लिया गया, और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में लेने के बाद बहुत सारे सेवरल एक्सपेरिमेंट किए गए, और उस एक्सपेरिमेंट में अपना एक एस्पेक्ट रखा गया कि जिस तरीके से बी को वैरी करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, क्या ठीक उसी तरीके से ई को वैरी करें तो क्या बी भी मिल जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, यानी कि ई को वेरिएबल करें तो इन सब चीज़ों को एस्पेक्ट में रख कर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका काउंटर पार्ट भी पॉसिबल है। इन सब चीज़ों को एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया, और ध्यान में रख कर बहुत कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल किए गए, और उन्हीं प्रैक्टिकल करने में से, या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन में से, एक रूल दिया गया, एक लॉ दिया गया, और उस लॉ को हम बोलते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट जो करंट पढ़ेंगे वो एम्पियर सर्किटल लॉ से एसोसिएटेड है, तो हम उसी एम्पियर सर्किटल लॉ को ही यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, जिसमें एक नए करंट का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले उस एस्पेक्ट या पूरे एजम्पशन को पहले मान कर चलते हैं। तो मानना क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक कैपेसिटर है, और वो कैपेसिटर की एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, और कैपेसिटर को क्या करते हैं, एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करना है, या उससे कुछ आपको एनर्जी लेनी है, तो एक आपको सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने क्या किया, एक की लगा दिया, यहाँ पर एक की लगा दिया, और उस बैटरी या सोर्स की जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका कनेक्शन हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से कर दिया। ये नेगेटिव प्लेट है और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। ये जो हमारा कैपेसिटर है ये फुल्ली डिस्चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट कर किया, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसकी स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। स्विच को ऑन कर दिया तो जो कैपेसिटर का जो प्लेट इस बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, उस प्लेट पर धीरे धीरे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट होंगे, और इस बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जो कैपेसिटर का प्लेट कनेक्टेड है उस पर धीरे धीरे आके नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे चार्ज इस पर आके एक्यूमुलेट होते रहेंगे, तो यहाँ पर इन चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होती रहेगी, और इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप तो इसको जानते ही हैं। इसी चीज़ को फैराडे सर ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो करंट चल रहा है, वो करंट किसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है। यहाँ पर जो करंट ऐसे चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो करंट है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करंट कंडक्शन करंट है। उन्होंने कहा कि ये कौन सी करंट है, ये कंडक्शन करंट है, या उन्होंने इस करंट का नाम दिया कि दिस करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और एम्पियर सर्किटल लॉ को उन्होंने जज किया था, और किरचॉफ के लॉ को जज किया था। और किरचॉफ का लॉ हमें उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है। और एक एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये दोनों लॉ सर्किटल लॉ, ये दोनों लॉ आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ लॉ ये है, किरचॉफ लॉ पहले बता देता हूँ मैं। किरचॉफ लॉ ये है कि किसी भी सर्किट के किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो नोड हो, चाहे वो एक या दो से ज़्यादा जंक्शन हो, चाहे जो भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पर आने वाले यानी कि अपकमिंग जो करंट होता है, मान लो I1, आउट गोइंग करंट मान लो, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट I2, तो अपकमिंग करंट आउट गोइंग करंट के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो लॉ है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, और किरचॉफ्स का करंट लॉ है ये। किरचॉफ्स का कैसा लॉ है बेटा, ये
करंट का लॉ है, ठीक है, कि जितना करंट आता है उतना करंट जाता भी है उस जंक्शन के, और टोटल करंट ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं कि पूरा जो वो हमारा कंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई एक्सिस ऑफ चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि फैराडे सर ने क्या ऑब्जर्व किया, तो फैराडे सर ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ से करंट आई आ रहा है, ये करंट आई आ रहा है, तो अब यहाँ पर तो करंट कोई जा ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई करंट, देखो इस प्लेट के इधर कोई करंट जा ही नहीं रहा है, तो करंट आईसी तो आया बट कोई करंट गया नहीं। यहाँ पर अगर मैं एक ऐसे मान लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं कि एक यहाँ पर ऐसे एक ये वाले सेक्शन को अगर मान लें, तो आईसी आया लेकिन कोई करंट गया नहीं, तो यहाँ पर किरचॉफ्स का लॉ क्या हो रहा था, फैराडे सर ने ऑब्जर्व किया कि फेल हो गया, क्योंकि किरचॉफ्स ने ये कहा था कि किसी भी पॉइंट पर, सर्किट के किसी भी पॉइंट पर अपकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के जस्ट इक्वल होगा। अब अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर करंट जो है फिर से आईसी निकल तो रहा है लेकिन अपकमिंग करंट कोई नहीं है, आईडी करंट यहाँ पर जीरो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी करंट है ही नहीं, तो फिर यहाँ के लिए भी किरचॉफ्स लॉ क्या हो गया, अनवैलिड हो गया, और ये फेल हो गया। ये कौन कह रहा है, ये फैराडे सर बोल रहे हैं कि हाँ किरचॉफ्स लॉ इनवैलिड हो गया। अब आ जाते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि क्या है कि B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ में ये इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल करंट ऑफ द सर्किट, और इस क्लोज का सर्कल का मतलब है कि सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि करंट फ्लो होने की कंडीशन में होनी चाहिए। और कह रहा है कि अगर उस सर्किट में किसी भी पॉइंट पर अगर आप लूप ले लो, किसी भी सर्किट पर, सर्किट के किसी भी पॉइंट पर आप एक लूप ले लो, यानी कि एक क्लोज सरफेस ले लो, मान लेते हैं कि मैंने एक ये क्लोज सरफेस लिया, तो कह रहा है कि उस क्लोज सरफेस को आप डीएल बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर लो, तो कह रहा है कि उस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टाइम्स बराबर होगा। मतलब ये इक्वेशन यही एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ के लिए तो एकदम फिट बैठ रहा है, यहाँ के लिए तो एकदम फिट बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये दूसरे वाले पॉइंट पर, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, तीन पॉइंट पर हम ऑब्जर्व करेंगे इस लॉ को, एम्पियर सर्किटल लॉ को। पॉइंट 2 के लिए देखो, ये इसके लिए तो ठीक है, आईसी यहाँ पर मिल गया, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट के लिए अगर हम चेक करें तो B/dl और म्यू नॉट, और यहाँ पर तो कोई करंट ही नहीं है, लूप 2 में कोई करंट नहीं है, तो यहाँ हमको क्या मिला, जीरो मिला। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि लूप 2 के लिए जो हमारा B.dl है वो जीरो मिल गया लूप 2 के लिए। अब लूप 3 में अगर हम लगाएं तो B.dl इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से हमको क्या मिल गया, म्यू नॉट इंटू आई सी, फिर से मिल गया लूप 3 में। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी सर्किट, यहाँ पर क्योंकि सर्किट डिस्कनेक्टेड है, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है, तो ये लॉ फेल होता नज़र आ रहा है। तो फैराडे सर ने, मैक्सवेल सर ने ये देखा कि यहाँ पर ये लॉ फेल हो रहा है, इसका मतलब इस लॉ के अंदर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है V.dl म्यू नॉट आई, इस लॉ के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा टर्म है जो मिसिंग है, और उसी मिसिंग टर्म को हमें ढूंढना है, और ढूंढने के बाद फिर एम्पियर सर के इस सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया गया, जिसे एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ बोला गया, मॉडिफाई लॉ को बोला गया। और वो कैसे किया गया, अब देखो कैसे किया जाएगा। हुआ क्या इसमें कि ये जो करंट है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज है, तो इसे बोला गया कि कंडक्शन करंट है। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा क्या, शुरुआत से यहाँ पर देखो कि उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल लिया, एक मैग्नेटिक नीडल लिया, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ और साउथ पोल लिया। जहाँ पर करंट है वहाँ पर ये वाली लॉ लगा दो, जहाँ पर करंट है हॉर्न्स ऑरेस्टेड लॉ लगा दो, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी इस सर्कुलर इस वायर के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में। हर एक जगह पर मैग्नेटिक नीडल रख रहे थे, तो वहाँ कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा था, और उस डिफ्लेक्शन से हमको ये पता चल पा रहा था कि इसके चारों ओर कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर भी अगर करंट आईसी है, तो यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक नीडल रखते थे, तो हमको पता चल रहा था कि मैग्नेटिक नीडल आर डिफ्लेक्टेड, तो इट इज़ प्रूव दैट कि हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ
कि देयर आर नो सर्किट आर प्रेजेंट, कोई भी सर्किट नहीं है, वायर डिसकनेक्टेड है बिटवीन द प्लेट्स। और यहाँ पर जब जैसे ही मैग्नेटिक नीडल रखा गया, मैग्नेटिक नीडल ने क्या शो कराया, मैग्नेटिक नीडल ने ये शो करा दिया कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल रखते ही यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन से क्या पता चला कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका ज़रूर मतलब होगा कि कोई ना कोई एक करंट होगा, भले ही वो करंट दिख नहीं रहा है। अगर वो करंट नहीं दिख रहा है, इनविजिबल फॉर्म में है, फिर भी मैग्नेटिक नीडल यहाँ डिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो ऐसे करंट को इस आईसी यानी कंडक्शन करंट की जगह पर इसके बीच में एक ऐसा करंट माना गया जो आईसी को डिस्प्लेस करके एक नया करंट आया। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी नाम दिए। इसी को क्या नाम दिए? डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी नाम दिए। और वो बोला गया, यानी कि मैक्सवेल सर ने बोला कि जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है, एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसमें इसको भी लिखा जाए, और म्यू नॉट और आई को बोला उन्होंने कि आई सी प्लस आई डी, इस तरीके से आप लिखो। तो ये जो एम्पियर का सर्किटल लॉ था अब वो करेक्टेड लॉ हो गया। अब क्या हो गया? वो करेक्टेड लॉ हो गया। और इन्होंने अब इस लॉ को, इस मॉडिफाइड लॉ को, इस दोनों जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था और एम्पियर सर्किटल लॉ था, इसको वेरीफाई कर रहा। तो वेरीफाई करके कैसे देखो कि पूरा लॉ सेटअप किया। क्या देखा उन्होंने कि यहाँ पर जैसे जैसे चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उन्होंने ये माना कि इसके अंदर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो करंट आया, आईसी यानी कंडक्शन करंट की जगह पर क्या आया? एक करंट आया जो कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस्ड करके आया, जिसको क्या नाम दिया गया? आईडी करंट है। और इस आईडी करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन ठीक वही डायरेक्शन होगा जो कंडक्शन करंट का होगा, यानी कि यही डायरेक्शन हमको लेना होगा। अब इस जगह पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आप वैलिड कराओ, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर है। तो अब यहाँ पर जो आईसी है वो अब देख लो यहाँ पर आईडी के बराबर हो जाएगा, आईडी के बराबर हो जाएगा। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी वैलिड हो गया। एम्पियर सर्किटल लॉ को देख लो, एम्पियर सर्किटल लॉ को अब देख लो। एम्पियर सर्किटल लॉ को यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आईसी आया है और यहाँ से आईसी गया है। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप देख लो अब तो आईडी आया है और यहाँ से आईडी ही गया है। तो पूरा जो करंट है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आईडी का कॉन्सेप्ट है ये एम्पियर सर्किटल लॉ पर, वो एम्पियर सर्किटल लॉ पर यहाँ पर देखें तो आईसी है ये किसके इक्वल? बी डॉट डी एल के इक्वल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बी डॉट डी एल और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी होगा। समझ में आ रही होगी बात अब। तो हर एक जगह पर ये लॉ भी वैलिड हो रहा है। लेकिन याद रखें कि जहाँ पर कंडक्शन करंट होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहाँ कंडक्शन करंट नहीं होगा। बट जितना कंडक्शन करंट इस सर्किट में इस प्लेट के इधर फ्लो हो रहा है या इधर फ्लो हो रहा है, ठीक प्लेट के बीच में ठीक उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो होएगा। अब अगर इसको हम वेरीफाई कराएं, यहाँ पर वेरीफाई कराएं, यहाँ पर वेरीफाई कराएं तो बी डॉट डी एल, और देखो यहाँ पर हमने कहा कि कंडक्शन करंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, तो आईसी और प्लस क्या होगा? जीरो। तो वेरीफाई हो गया, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी हो गया। अब यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर देखोगे तो बी डॉट डी एल और म्यू नॉट आई सी की जगह पर अब जीरो रखेंगे और प्लस आई डी हो जाएगा। यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया, बी डॉट डी एल और म्यू नॉट आई डी हो गया। और यहाँ पर अब रखो, यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर तो वी डॉट डी एल और म्यू नॉट, और अब क्या हो जाएगा? आई सी होगा और आई डी की जगह पर जीरो हो जाएगा, और वी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी हो गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आईसी की जगह पर आया हुआ है। इसी आईसी की जगह पर को या आईसी को डिस्प्लेस करके ये करंट आया हुआ है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन अब ये बात तो हमें पता चल गई
कि एम्पियर सर्किटल लॉ का ये करेक्टेड फॉर्म है, मैक्सवेल सर ने इसको करेक्ट कर दिया, मैक्सवेल एम्पियर करेक्टेड फॉर्म हो गया ये, और इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है अपने पास कि इस आईडी की वैल्यू क्या होगी, इस आईडी की वैल्यू क्या होगी, और ये आईडी क्यों आ रहा है। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि यहाँ पर चार्ज आके एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, चार्ज आके यहाँ जमा होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने क्या देखा कि जैसे ही मैग्नेटिक नीडल रखा, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है। लेकिन आईडी की वैल्यू क्या है, ये अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे कि इस प्लेट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, Q/ε0 इंटू ए यहाँ पर प्लेट की एरिया है और Q इस प्लेट पर चार्ज है, और ε0 क्या है वो आपको पता ही है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। हम क्या करने वाले हैं, इस यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे इधर से चार्ज जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, हर एक सेकंड पर चार्ज की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, और यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करने वाले हैं, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। प्लेट का एरिया नहीं चेंज होने वाला है और ना ε0 चेंज होने वाला है, बट चार्ज यहाँ पर प्लेट पर चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dQ/dt हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, dQ/dt हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना ये होगा कि ये जो dQ/dt है ये क्या बनेगा। तो आपको देखना क्या है, ये तो रेडीमेड तो ये कह सकते हैं क्वेश्चन है, dQ/dt I होता है और dE/dt हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ε0 इंटू dIE/dt। और यही जो I है, यही I जो है यही डिस्प्लेसमेंट करंट है। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ID, ठीक है, यही ID है। यानी कि अब इसको हम ID इज इक्वल टू ε0 A और dE/dt लिखेंगे। और थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लोर करें तो ε0 और d/dt और E और इंटू A लिखेंगे। और आपको ये पता ही है कि यही हमारा क्या है बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बनता है, d∅/dt भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारा है ये किसके बराबर होता है, कंडक्शन करंट के बराबर होता है। याद रखना, कंडक्शन करंट के बराबर होता है। दोनों करंट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और अब हम अगर लिखना चाहें कि EDL, अगर अब हम लिखना चाहें एम्पियर सर्किटल लॉ, E नहीं B, तो हर जगह B ही लिखे होंगे, ठीक। तो अब हम लिखना चाहें तो μ0 और IC प्लस ID और μ0 IC प्लस ID की जगह पर ε0 d∅/dt लिख सकते हैं, या फिर μ0 IC प्लस μ0 ε0 d∅/dt भी लिख सकते हैं। आपको जो टर्म अच्छा लगे तो वो आप यूज कर लेना अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, आपको भी ज़रूरत पड़ेगा। μ0 IC प्लस आप कभी कभी ये वाला टर्म भी यूज करेंगे, ε0 और AdE/dt भी लिखेंगे, ठीक है, ये वाला टर्म भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट का जो ये टर्म था ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म था। ये इसका कैलकुलेशन और इसकी वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को रख कर एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूलिंग लेवल पर, यानी कि +1 +2 के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटे। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में छोटा मोटा हम लोग सिग्निफिकेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट देखेंगे, जो कि 2-4 मिनट का वीडियो होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।